बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान अजीम राना और मेरे साथ मौजूद हैं खैर बानो अबान, उम्मीद आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों का ख्याल रखे होंगे और मौसम को कहीं ना कहीं इंजॉय कर रहे होंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, बात कर लेते हैं मौसम की सूरत हाल क्या है। तो लाहौर में आज सबसे ही बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से मौसम काफ़ी सुहाना हो गया है। उधर गुज़श्ता रोज़ कराची में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन हदीद में 42 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात की जानिब से 28 अगस्त तक पंजाब और KP में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। इस दौरान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों से नशेबी इलाकों में तुगयानी का खतरा भी है। NDMA ने कहा है कि मूसलाधार बारिश से मुतादिद अजला में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। गुजरावाला, लाहौर, शेखुपुरा, सियालकोट, सरगोदा, फैसलाबाद और मुल्तान में सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। जी बिल्कुल। मौसम की इस वक्त बड़े शहरों में क्या सूरत हाल है जान लेते हैं जी। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदगान ने हमें ज्वाइन किया है। लाहौर से अजीम हमारे साथ दुआ शकील है, उनसे पूछ लेते हैं मौसम कैसा। अच्छा दुआ, बताइएगा लाहौर में कैसा मौसम है। गुज़िश्ता रोज़ तो हमने देखा है कभी बादल हैं कभी धूप है, तो आने वाले दिनों में कैसा मौसम रहेगा? आज भी ऐसा ही है कि सुबह से ही बादल और सूरज की आंख मचोली जारी है। कभी बादल आ जाते हैं तो कभी सूरज जो है वो अपने आबोताब के साथ चमकना शुरू हो जाता है। लेकिन मौसम अगर हम देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा बेहतर हो गया। जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि अगस्त का महीना भी जो है वो इख्तिताम पजीर होने वाला है, तो मौसम जो है वो थोड़ा सा बेहतर हो रहा है। हब्स की कमी में भी थोड़ा बहुत जो है वो कमी देखी जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि मौसम जो था बेहतर। लाहौर शहर में जो थे काले बादलों का राज था, लेकिन बादल जो है वो खुलकर बरस नहीं सके। काफ़ी दिनों से लाहौरिये जो है वो बारिश की जो है तमन्ना लिए बैठे हुए हैं कि बारिश हो जाए और मौसम ज़रा मज़ीद बेहतर हो जाए। तो आज भी मौसम फ़िलहाल तो ऐसा ही है, आसार नज़र आ रहे हैं। ये भी तवक्को की जा रही है कि 9 बजे के बाद जो है गरज चमक के साथ हो सकता है लाहौर के मुतादिद इलाकों में बारिश हो और मौसम बेहतर हो जाए। दर्जा हरारत जो है अभी इस वक्त जो है मौजूदा वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है और कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। बादल तो खुल के नहीं बरसे, लेकिन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी लाहौर हो गया है। अभी इस वक्त लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी जो है वो तकरीबन 60 रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई तो ये कर दी गई है कि 29 अगस्त तक जो है वो बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और आज भी मौसम जो है वो बेहतर रहेगा। शाम के औकात में हो सकता है गरज चमक के साथ लाहौर के कई इलाकों में जो है बूंदाबांदी और हल्की बारिश हो, जिसकी वजह से मौसम जो है वो बेहतर हो जाए। हम तो इंतजार करते हैं कि लाहौर का मौसम भी सुहाना हो जाए, गरज चमक के साथ बारिश हो, थोड़ी सी जो हब्स है उससे हमें छुटकारा हासिल हो सके। शहर इक़्तिदार का रुख करते हैं। समन गुल हमारे साथ मौजूद है। समन, मैं लास्ट वीक वहीं पर थी इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद का मौसम बहुत अच्छा था, अभी क्या सूरत हाल है? शहरवानों, मैं तो कहती हूँ आप फिर से इस्लामाबाद आ जाइए, क्योंकि इस्लामाबाद का मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। आपको दावत देते हैं कि आप इस्लामाबाद आए फिर से। और आज अगर शहर की बात कर ले मौसम की, तो मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। भाई बारिश का सिलसिला जारी है, कल रात से ही बारिश शुरू हो चुकी थी, जिससे मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो गया है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और जैसे ही बारिश हुई है तो हब्स की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है और हवा के साथ जो है गर्मी का जोर भी टूट चुका है। अभी भी जो है बारिश का सिलसिला जारी है। आसमान पर काले घंघोर बादलों का राज है और महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। और अगर शहर के दर्जा हरारत की बात कर ली जाए तो आज कम से कम शहर इक़्तिदार का जो दर्जा हरारत है 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और ज़्यादा से ज़्यादा दिन के औकात में ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इसके अलावा हवा में नमी के तनासुब की बात कर ली जाए तो कल 96% रिकॉर्ड की गई है, लेकिन आज जो है वो 85% रिकॉर्ड की गई है ह्यूमिडिटी और मौसम जो है काफ़ी खुशगवार हो चुका है। इसके अलावा मरी क्लियात यहाँ पर भी आज बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। तो NDMA की जानिब से भी अलर्ट जारी किया गया है, जो सियाह है वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और घर से निकलने से पहले जो है वो मौसम का जो है सूरत हाल को पहले देख लें। और क्योंकि लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा है तो शहरी जो है वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, मौसम को भी इंजॉय करें। और शहरबानों आप भी जो है वो इस्लामाबाद आ जाए और मौसम को इंजॉय करें। जी बिल्कुल, शहरबानों बात करते हैं। शहरबानों दोबारा चले जाएं, फिर आप इस्लामाबाद मौसम एंजॉय करें। हम लोग कराची जाके मौसम की सूरत हाल जान लेते हैं नाजिश से। नाजिश, बताइएगा कराची में कैसा मौसम है इस वक्त और क्या आप रेकमेंड करते हैं कि हम लोग कराची आ जाएं? पहले वही काम करते हैं शहरबानों। सबसे पहले तो वेलकम बैक शहरबानों, आप छुट्टियां गुजार के आ गई हैं, हम बहुत मिस कर रहे थे आपको। थैंक यू। और मैंने बहुत मिस किया आप सब भाई बिल्कुल आप एक काम करें शहरबानों को
शहरबानों को एक काम करें, इस्लामाबाद भेजते हैं, आप आ जाएं कराची, क्योंकि कराची है शहर दिल वालों का और कहते हैं ना जज्बाती लोगों का शहर। तो बड़े वार्म वेलकम के साथ हम आपको बुला रहे हैं, आइए। कराची वाले तो पूरा अगस्त बड़ा हनीमून पीरियड गुजारा है कराची वालों ने। और आप एस्ट्रोलॉजी पे भी 4 बिलीव दिन करती हमने हैं? आपने कहा जी कराची दिल वालों का शहर है, आपको कैसे पता चल गया कि मैं, और साथ ही आपने बोला कि संजीदा लोगों का और इस तरह से, तो आपको कैसे पता चला मेरे बारे में? ओह माय गॉड, ये लिटरली मुझे नहीं पता था। लेकिन ये कि देखिए, मैं तो कहती हूँ कराची जो है ना बड़े जज्बाती लोगों का शहर है। कराची से जितनी ज़्यादा चैरिटी होती है ना, पूरे पाकिस्तान में कहीं से इतनी ज़्यादा चैरिटी नहीं होती। उसका वाहिद रीज़न यही है। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर मौसम का हाल अगर जानते हैं तो आज सुबह से बल्कि कल रात से जो कराची में रिमझिम लगी है, ओहो मौसम तो बस क्या ही बात है। समन गुल के अंदाज में बताती हूँ, समन गुल बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो है ना मौसम को सेलिब्रेट करती हैं कि फूल पत्तियां खुश हो गए हैं और हवाएं चल रही हैं और मौसम बड़ा सुहाना हो गया। समन का ये अंदाज मुझे बड़ा पसंद है और मुझे कभी कभी लिटरली लगता है कि मुझे अडॉप्ट करना चाहिए। मुझे लगता है समन जो है ना पोइट्री पढ़ के आती है मौसम की। नाजिश, मुझे लगता है समन पोइट्री पढ़ के आती है और फिर पोइट्री के अंदाज में वो आके बताती हैं कि गुलों में रंग अभी बाकी है। हाँ, बड़े खूबसूरत अंदाज में। समझ लिटरली आइडियल है मौसम का हाल बताने में। हम तो खैर जल्दी जल्दी बता देते हैं ना कि भाई आज कम से कम 26 है, ज़्यादा 32 से 33 होगा। और दुआ की कोशिश होती है कि सबसे प्यारी जो लोकेशन है ना वो दुआ कैच करती है। मैंने ये नोटिस किया है कि मौसम के हवाले से सबसे प्यारी लोकेशन दुआ लेके आती है। भाई का शहर है तो फिर बनता है हमारा लाहौर है, हरियाली। जबरदस्त जी, बहुत शुक्रिया तीनों हमारी नुमाइंदगान खवातीन हमारे साथ मौजूद हैं, तो आपको वेलकम कर शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। सुनो के हवाले से और मौसम के हवाले से आपने बताया जी, बिल्कुल मौसम की सूरत हाल के हवाले से हमारे तीनों नुमाइंदगान हमें बता रहे हैं जी कि लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में मौसम की जो इस वक्त सूरत हाल है और आने वाले दिनों में ये मौसम किस तरह का रहेगा, ये तमाम तफसीलात हमने अपने नाजरीन के साथ शेयर की हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से भी अलर्ट जारी किया गया है कि आने वाले दिनों में मौसम किस तरह से रहने वाला है। तो वही बात है जी, जो नॉर्दर्न साइड पे लोग रहते हैं या जो ट्रिप प्लान कर रहे हैं, बल्कि अब तो ट्रिप कहाँ प्लान करेंगे, अब तो स्कूल्स खुल गए ज़्यादातर, तो अब ज़ाहिर है लोग बिजी हैं उनके, क्योंकि बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं। तो एनीवेज जो वीकेंड पे ट्रिप प्लान करते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ का, उनके लिए एडवाइजरी ज़रूर है कि लैंडस्लाइडिंग का खदशा है, तो इस हवाले से मौसम पहले चेक कर लें और उसके बाद। मौसम तो अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे प्रोड्यूसर पे ना मौसम के असरात ज़्यादा हो गए हैं। मेरे कान में इतना बोल रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बोल रही हूँ। खैर कोई नहीं, ऐसा चलता है। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं बलूचिस्तान की। तो बलूचिस्तान में पेश आने वाले दहशतगर्दी के अफसोसनाक वाक़े के बारे में। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले में 38 अफराद शहीद हो गए। मूसाखेल में दहशतगर्दों की फायरिंग से 23 मुसाफिर जाँ बहक हुए हैं। शहरियों को गाड़ियों से उतार कर शनाख्त के बाद गोलियां मारी गईं। मुसल्लह अफराद ने 10 गाड़ियों को आग लगा दी। उधर कल्लाक में दहशतगर्दों की फायरिंग से पुलिस और 4 लेवीज एहलकारों समेत 10 अफराद शहीद हो गए। बोलान में दहशतगर्दों ने रेलवे पुल को धमाके से उड़ा दिया, जबकि पुल के नीचे से 5 अफराद की लाशें भी मिली हैं। दूसरी तरफ सिक्योरिटी के हवाले से बात करेंगे। जी, दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 21 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल कर दिया है और मादरे वतन की हिफाजत करते हुए पाक फौज के 10 जवान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 एहलकार भी जाम शहादत नोश कर चुके हैं। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला बलूचिस्तान और वफाकी वज़ीर दाखिला ने दहशत गर्दाना कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत की है। उनकी जानिब से जो बयान दिया गया उसमें कहा गया कि दहशत गर्दों के बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती हैं, हर किस्म की दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तो बलूचिस्तान में ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, इस हवाले से जितने भी हमारे वज़ीर आज़म हैं या जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी जानिब से भी इजहार ताज़ियत किया गया, अफसोस किया गया इस सारे मामले के ऊपर। वज़ीर आज़म की जानिब से, वज़ीर आला की जानिब से और इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी जानिब से भी। तो अब जान लेते हैं जी मज़ीद तफसीलात। हमारे साथ ब्यूरो चीफ बलूचिस्तान किफ़ायत अली मौजूद हैं। किफ़ायत अली, बताइएगा इस अफसोसनाक वाक़े से मुतल्लिक क्या कार्रवाई हुई, क्या इतलात सामने आई हैं? कल बड़ा ही अफसोसनाक के हवाले से, और मैं ये समझूंगा कि बलूचिस्तान में जिस तरह से बेदर्दी से निहत्ते लोगों को जो मुसाफिर बसों से उतार कर उनकी शनाख्त
देखने के बाद जो है उन्हें बेदर्दी से कत्ल किया गया। 23 अफराद जो कि मूसा खेल में का इलाका है डैशम, वहाँ पर जो है वो बसों से उतार कर, मुख्तलिफ गाड़ियों से उतार कर उनकी शनाख्त चेक की और फिर उनको बेदर्दी से कत्ल किया गया। इसके अलावा कलात में लेवीज के साथ मुसल्लह अफराद की झड़पों में तकरीबन 9 अफराद जो है वो शहीद हुए। इसके अलावा बोलान से भी जो है वो 6 अफराद को जिन्हें गोलियां मारकर कत्ल किया गया था, उनकी जो है वो लाशें मिली। तमाम इसके बाद हमने देखा कि आज भी जो बलूचिस्तान की जो फिजा है वो सुगवार है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से ये कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये दहशतगर्दी जो है वो इसे किसी तौर जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और आखिरी दहशतगर्द तक जो है वो हम उनका पीछा करेंगे। और यही हमने अब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कार्रवाइयाँ थी उनमें भी देखा कि 21 दहशतगर्दों को जो है वो जहन्नुम वासिल किया गया। मुख्तलिफ जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जो जवाबी कार्रवाइयाँ थी। अच्छा किफ़ायत, हमें ये बताइएगा कि इस वाक़े के हवाले से अभी तक किसी गिरोह ने कोई जिम्मेदारी ली है? जी बिल्कुल, कलदम तंजीम है बलूच लिबरेशन आर्मी, जिन्होंने इस वाक़े की जो है वो जिम्मेदारी कबूल की है और इन्होंने जो है वो बेला का जो इलाका है बलूचिस्तान का, वहाँ पर भी एक दहशतगर्द हमले की कोशिश की थी सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर। तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर जो जवाबी कार्रवाई थी उसमें हमने देखा कि 21 दहशतगर्दों को जो है वो मारा गया। और इस वक्त भी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस के जो क्लियरेंस ऑपरेशन है, जो सर्च ऑपरेशन है, वो जारी है। और इसी बात का वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी इस अज़म का इजहार किया था कि हम किसी सूरत जो है वो दहशतगर्दी को पनपने जो बलूचिस्तान में जो मुख्तलिफ जो हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं उनकी वजह से, जो उनकी फंडिंग की वजह से जो चलने वाली दहशतगर्दी को बलूचिस्तान में पनपने नहीं दिया बिल्कुल जाएगा। अच्छा किफ़ायत, ये बताइएगा कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है इस तरह का। ये रवां साल का अगर हम बात करें तो रवां साल का गालिबन ये दूसरा ऐसा वाक़या है। इसके अलावा पिछले अगर सालों की हम बात करते हैं तो बारहा इस तरह के वाक़यात पेश आए। ये बताइएगा कि इन बलूचिस्तान में बिलखसूस ये जो गिरोह हैं जिन्हें सेपरेटिस्ट ग्रुप्स भी कहा जा सकता है, कि ये इतनी इम्प्यूनिटी के साथ किस तरह से ऑपरेट करते हैं, इनको किसकी हिमायत हासिल है? देखिए, जिस तरह से आप भी जानते हैं कि बलूचिस्तान एक रकबे के लिहाज से बड़ा सूबा है, 2 इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं यहाँ पर, ईरान और अफगानिस्तान। और हमने इससे पहले भी माजी में देखा था कि मुख्तलिफ जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं यहाँ पर बलूचिस्तान में, कि जिनको बैरूनी जो है वो इमदाद मिलती है, जिन्हें पाकिस्तान के जो दुश्मन ममालिक हैं वहाँ से जो है वो इनको लेजिस्लेटिव और बाकी जो इमदाद है वो वहाँ से वो मिलती है। तो बड़ा आसान होता है कि इनके लिए मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करके फिर उन हाइड आउट्स पे छुप जाना, हमारे जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पर छुप जाना, ताकि जो है वो पकड़ में ना आ सकें। ताहम जो हालिया जो हमने देखा था कि पाक फौज की जानिब से जो मुकम्मल बॉर्डर पर जो फेंसिंग का अमल जो है वो किया गया, उससे काफ़ी हद तक जो है वो इसमें कमी भी आई। और इसके बाद जो वो दहशतगर्द ग्रुप्स, वो तंजीमें जो यहाँ पर छुप जाया करती थी, जिनके लिए आसानी होता था इन बॉर्डर्स को क्रॉस करना, उनके लिए जो है वो शदीद मुश्किलात जो है वो पेश आई। ताहम हम देख रहे हैं कि पे दर पे बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी की इस लहर की वजह से जो आम आवाम है उनकी जिंदगियों पर बहुत गहरा असर पड़ा है, खास तौर पर वो लोग जिनका ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से है। कल भी कार्रवाइयों में हमने देखा कि इनमें ज्यादातर उन लोगों को निशाना बनाया गया जिनका ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से, जो रोजगार की तलाश में या कारोबार के किफ़ायत, हमें ये बताइएगा कि दहशतगर्द गिरोहों के पास असलहा कहाँ से आता है, ये कहाँ से लेकर आते हैं असलहा, और क्या सूबे में मौजूद दहशतगर्दों की सूरतकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक मौसर कार्रवाई सामने आई है? मजीद कुछ लोग गिरफ्तार हुए? देखिए, जिस तरह से इससे पहले भी हमने देखा था कि कुलभूषण यादव, जो कि एक वाज़ेह मिसाल हमारे लिए थी, कि उसने ये एतराफ़ किया था जब वो गिरफ्तार हुआ, तो उसने एतराफ़ किया कि बलूचिस्तान में वो सेपरेटिस्ट ग्रुप, वो दहशतगर्द तंजीमें कि जो बलूचिस्तान में बदअमनी फैला रही है, उनको वो किसी न किसी तरह से सपोर्ट कर रहे थे और उनकी माली मुआवनत के साथ साथ उनको असलहा और दीगर जो मुआवनत थी वो उनको फराहम की जा रही थी। तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक इन दहशतगर्द जो ग्रुप्स हैं उनकी मदद करते हैं, चाहे वो माली इमदाद हो, चाहे वो असले की सूरत में हो, चाहे वो इनको सेफ हाइड आउट्स यहाँ पर फराहम किए जाए, तो इसमें कोई शक नहीं है। ताहम हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज है उनका एक बहुत ही क्लियर मैसेज ये है कि बलूचिस्तान में किसी सूरत जो है वो दहशतगर्दी के इस जो है वो नासूर को फैलने नहीं दिया जाएगा, बल्कि इनके खात्मे तक जो है वो हमने देखा कि कल भी जिस तरह से ऑपरेशन किए गए मुख्तलिफ सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से, और उसमें 21 दहशतगर्दों को जो है वो जो है वासिल किया गया। और उसके साथ ही साथ इस वक्त भी मुख्तलिफ बलूचिस्तान के इलाकों में ये सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी हैं और जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। अच्छा किफ़ायत अली, कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर आप बता सकें कोई, कि जहाँ पर ये वाक़या पेश आया अफसोसनाक, वो इलाका कैसा है? देखिए, मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो दहशतगर्द जो मुसल्लह अफराद थे उन्होंने कार्रवाइयाँ की।
बलूचिस्तान से जो पंजाब को जाने वाली जो कौमी जी। शाहराह है मुशाकिल के करीब, जो कि बिल्कुल बॉर्डर है बलूचिस्तान, केपीके और पंजाब का, जिसमें हम इंटर होते हैं, वहां पर एक तो मुसाफिर बसों से उतार कर लोगों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा कोयटा से जो सूबाई दारकूमत है, इससे सिर्फ 2 घंटे की मुसाफत पर कलात का एक पहाड़ी इलाका वाक़ है, जहां पर लेवीज के ठीक एक है, किफ़ायत जो है हमारे रुका साथ हुआ ही एक मौजूद रहिएगा। बाबर यूसुफ़ज़ई साहब ने भी हमें जॉइन किया है, साबिक़ तर्जुमान हैं बलूचिस्तान हुकूमत के, उनसे बात करते हैं। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। सर, क्या कहेंगे आप इस अफ़सोसनाक वाक़े पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। ये बिल्कुल जी, आप देखेंगे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और बलूचिस्तान की आवाम, बलूचिस्तान के लोग इस वाक़ये की शदीद मज़म्मत करते हैं। बलूचिस्तान के लोग मुर्दे वतन लोग हैं, बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ये गिने चुने चंद दहशतगर्द हैं। इन दहशतगर्दों का ना कोई मज़हब है, ना कोई इनकी कौम है, ये सिर्फ दहशतगर्द हैं। और जिस तरह का इन्होंने ये वाक़या किया, इस वाक़ये के बाद मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये फ़ॉरेन फंडिंग एजेंट है, ये हमारे दुश्मन ममालिक के आलाएकार हैं। ये बलूचिस्तान और पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इनके पीछे हैं। इंशाअल्लाह अब तक 21 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है और मजीद भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इनका पीछा कर रही हैं। और जितने भी ये दहशतगर्द हैं, इंशाअल्लाह बलूचिस्तान की आवाम के साथ मिलकर हमारी तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस इन्हें सफाई हस्ती से मिटाएंगे। बाबर साहब, ये भी बताइएगा, क्या इन हमलों में पड़ोसी मुल्क के मुलविस होने के भी कोई शवाहिद मिले हैं? देखें, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि जो करदम तंजीमें बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातें करती हैं, उसमें दहशतगर्दी की वारदातों के बाद उन्हें जो सपोर्ट मिलती है, उन्हें जो यहाँ पर असला मिलता है, उनकी जो फाइनेंशियल सपोर्ट होती है, उसमें बैरूनी ममालिक शामिल हैं, हमारे दुश्मन ममालिक शामिल हैं। आप देखें कि एक हाजिर सर्विस इंटेलिजेंस ऑफिसर कलभूषण यादव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया, तो उसने बाकायदा इसका एतराफ़ किया कि मुझे बलूचिस्तान की हालात ख़राब करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और मैं अरबों डॉलर बलूचिस्तान में खर्च कर रहा था, इन कलादम तंजीमों को दे रहा था ताकि बलूचिस्तान में हालात ख़राब किए जा सकें। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये बलूचिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, हमारे सिक्योरिटी अदारों को पता है कि इसमें पड़ोसी ममालिक पूरी तरह से मुलव्विस हैं और अगर वो इनको सपोर्ट नहीं करें तो इनको इतनी शेयर नहीं मिलेगी। इनके तरबियती कैंप जो है दहशतगर्द तंजीमों के, वो हमारे पड़ोसी ममालिक में है और पड़ोसी ममालिक से उन्हें असला भी मिलता है और पैसा भी मिलता है। ठीक है, बाबर साहब, ये भी बताइएगा, अभी जैसे सिक्योरिटी एजेंसीज़ की आपने बात की, कानून नाफिज करने वाले इदारों की बात की, उनकी जानिब से तो खातिर खा कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं, उनकी जानिब से जानों के नजराने भी पेश किए जा रहे हैं। हुकूमत का कहाँ पर है? हुकूमत के क्या करने के काम हैं जो आपको लगता है कि करने चाहिए और नहीं किए जा रहे? देखिए, हुकूमत अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही है कि इस दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है इससे निपटा जाए और बलूचिस्तान में अमन अमान कायम किया जाए। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि बलूचिस्तान इस टाइम इंटरनेशनल प्रॉक्सी के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ है। इंटरनेशनल तमाम प्रॉक्सीज जो हैं वो गवादर की वजह से, रेकॉर्डिंग की वजह से, गवादर का सेकंड फेज शुरू होने जा रहा है, जिसके बाद से पाकिस्तान में तरक्की की मजीद नई राहें खुलेंगी। गवादर जहाँ जो गहरे पानी का सबसे ज्यादा बेहतरीन समंदर है और सी पैक के बाद आप देखें चाइना के साथ हमारी इंटरनेशनल ट्रेड का जो एक रूट बना है, एशिया का, साउथ एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट गवादर में बन चुका है, जो आइंदा चंद दिनों में फंक्शनल होने जा रहा है। उसके अलावा रेकॉर्डिंग का आपको पता है कि एक बहुत बड़ा जो है ना जखीरा सोने के जखायर जो है बलूचिस्तान में मौजूद है। तो इंटरनेशनल प्रॉक्सीज की ये कोशिश है कि बलूचिस्तान के हालात खराब किए जाए। सूबाई हुकूमत बिल्कुल ऐसी है, कोशिश ये की जा रही है कि हालात ख़राब किए जाएं। किफ़ायत, आपकी तरफ आऊँगी। बलूचिस्तान में हम देखते हैं कि हर कुछ अरसे के बाद इस तरह की और इससे मिलती जुलती कार्रवाइयाँ सामने आती हैं। क्या समझते हैं, वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो सहूलतकार हैं इनके? देखिए, जिस तरह से कल हमने जब वज़ीर आला बलूचिस्तान से ये सवाल किया कि क्यों ऐसा होता है कि पैदर पे जो है ये वाक़यात होते रहते हैं, उनका भी ये कहना था कि इस वक़्त जिस तरह से आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर एक बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरह से प्रोपेगेट किया जा रहा है मुख्तलिफ इनके इश्यूज़ को। यही वजह होती है कि लोग इनके ना चाहते हुए भी शायद सहूलतकार बन जाते हैं और वो जंग जो कि सोशल मीडिया के तहत जो है वो लोगों के ज़हनों के साथ खेली जा रही है, उस जंग का जो है वो हिस्सा बन जाते हैं और लोग किसी न किसी तरीके से सहूलतकारी जो है वो ये गुनाह है वो मुर्तकिब कर बैठते हैं। हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इस तरह की कार्रवाइयों में भी लोगों को जो लोग जो है वो आबादियों में, रिहायशी आबादियों में आबाद होते हैं,
और उनको आइडेंटिफाई करना और फिर उनको आइडेंटिफाई करके उनको जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाना। जी, इसीलिए बहुत कदर शुक्रिया मुश्किल आपका किफ़ायत अली, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और तफसीलात से आगाह किया। जी नाज़रीन, अब कुछ सियासी मामलात पर नज़र डालते हैं तो बारिशों के सीज़न में भी सियासी माहौल जो है वो हमें गर्म दिखाई दे रहा है। कौमी असम्बली का इजलास जारी है, सेनेट का भी आज अहम इजलास होने जा रहा है और इतलात ये है कि जल्द पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी बुलाया जाएगा। इजलास बुलाए जाने से ये कयास आराइयाँ और अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि हुकूमत कोई बड़ी कानून साजी करने जा रही है और इसी खदशे और तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर अपोजिशन जमातों का शदीद रद्द-ए-अमल भी आ रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने हर किस्म की एक्सटेंशन की भरपूर मुखालिफत का ऐलान करते हुए कहा है कि अगर इस किस्म की कोई कोशिश की गई तो PTI पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सख्त एहतजाज करेगी। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नए चीफ जस्टिस के नाम का ऐलान किया जाए। अगर हुकूमत ने चोरी या छुपकर कानून साजी करने की कोशिश की तो सख्त रद्द-ए-अमल देंगे। उमर अयूब के इस मुतालबे पर वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने यह वाज़ेह किया है कि मौजूदा चीफ जस्टिस रिटायर होंगे तो सीनियर तरीन जज ही चीफ जस्टिस बनेंगे। पार्लियामान ने अगर कोई कानून साजी नहीं करनी तो फिर इसे बंद कर देते हैं, ये भी उनकी जानिब से कहा गया। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है PTI के सीनियर रहनुमा और पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान साहब ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खान साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ बार बार नए चीफ जस्टिस के नाम का ऐलान करने का मुतालबा क्यों कर रही है, क्या वजह? देखिए जी, बात यह है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, आपको पता है कि 13 जनवरी को जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का संबल ले लिया गया और जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शंस में जो हुआ और इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी और खुद चेयरमैन बानी PTI चूँकि अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं मौजूदा चीफ जस्टिस पे कि हमारे केसेस ना सुने, तो देयरफॉर तो यही बात है कि वो ऐलान कर दें। कई दफ़ा ऐसा हो चुका है कि पहले 10 दिन 20 दिन महीना पहले ऐलान होते रहे, अभी आई थिंक कोई 60 डेज बाकी हैं। तो हमें खदशा है कि हुकूमत जो काम करने जा रही है हर गलत तरीके से अपने आप को महफूज करने की कोशिश कर रही है। तो हमें ये खदशा है कि हुकूमत को ऐसा इक़दाम ना करे, ये जो अमेंडमेंट्स हैं इसकी आड़ कि कोई ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैं कहूँगा ऐसा काम ना हो जाए कि पछताते रह जाएं। तो आपकी इजाज़त से एक सवाल। तो मलिक साहब, अब जो नए चीफ जस्टिस साहब आएंगे उनका नाम का ऐलान की जो बात की जा रही है, आपको ऐसा लगता है कि उनके आने से PTI के मामलात बेहतर होंगे? नहीं, PTI के मामलात बेहतर होना ना होना तो अलहदा बात है। असल बात ये है कि एक आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक काम होगा, आइन के मुताबिक। यानी अब आप खुद देखिए ना जी कि इस सुप्रीम कोर्ट ने तो जब कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे फैसले की सही तशरीह नहीं की, जिसकी रोशनी में उस वक्त हमारे साथ इस इलेक्शन कमीशन ने जुल्म किया और हमारे से हमारा सिंबल ले लिया और पता नहीं कोई किसके निशान पे लड़ा और कोई किसके निशान पे लड़ा। आपको भी पता है कि इलेक्शन में क्या असर हुआ और 8 फरवरी की 8 बजे के बाद जो कुछ भी फॉर्म 47 वाला नया चक्कर चला, तो उसमें तो इसको रिटायर हो जाना चाहिए था। तो कम से कम ये तो होगा ना जी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक आगे बढ़ेगा। आप देखें, जब एक्सटेंशन पे आप लेके आएंगे, जब आप लोगों को एक देंगे, एक रियायत देंगे, तो वो तो आपके लिए काम करेंगे। तो देयरफॉर कोई हर्ज नहीं है कि मोस्ट सीनियर को बाहर से तो जजेस आने नहीं है, तो आपको ऐलान कर देना चाहिए। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है जी। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने मलिक अहमद साहब ये खदशा तो दूर कर दिया है। वो कह रहे हैं कि जो सीनियरिटी का एक असूल है उसे बरकरार रखा जाएगा, कोई ऐसी कानून साजी नहीं की जा रही है, तो अब खदशात दूर हो गए। देखिए जी, आज़म नज़ीर तारड़ साहब कानूनदान है, उनको पता है, बेहतर पता है, हमारे कुलीग भी हैं। बट बात यह है कि हमारे खदशात इसलिए दूर नहीं होंगे कि हमारे साथ प्रैक्टिकली इतना कुछ हो चुका है कि खदशात तो बहुत पीछे। यानी आप खुद देखें कि पिछले 2 साल में सिवाय इसके कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने की कोशिश के अलावा और क्या कोशिश हुई है, मुझे बताएं। ये कल जो बलोचिस्तान में वाकया हुआ है, अगर इनकी जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, इनकी जरा भी तवज्जो होती तो कम से कम इन वाकयात की तरफ रोकथाम करते। ये सिर्फ एक जमात के पीछे लगे हुए हैं, इनका और कोई मकसद नहीं है।
और देखें जी मतलब क्या बात साहब, ये ये बलूचिस्तान का सर जो मामला, ये तो साल से चलता आ रहा है, ये तो वैसे ही है, मामला तो हो रहे हैं वहाँ पे, बहरहाल सिक्योरिटी इदारे काम भी कर रहे हैं, वो शहादतें भी दे रहे हैं और गिरफ्तारियां भी कर रहे हैं, ऑपरेशंस भी कर रहे हैं। सर ये कहिएगा कि शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि उनकी मुलाकात हुई जब बानी पीटीआई से, तो जो जलसा उन्होंने मुलतवी किया है उस पर वो अब रिग्रेट करते हैं कि वो उन्होंने मुलतवी किया, लेकिन जब मुलतवी किया गया तो कहा यही जा रहा था आज़म सवाती साहब की जानिब से, बैरिस्टर गौर जानब की साहब की जानिब से, कि ये बानी पीटीआई की ही इमा पर किया गया है, तो अब रिग्रेट क्यों कर रहे हैं वो? नहीं, उन्होंने तो कह दिया था ना जी, साफियों से खुद मुलाकात में कहा था कि वो मैंने कहा है। तो मैंने मरवत साहब का बयान अभी सुना, तो जो आपकी मुलाकात हुई है ना साफियों की बानी पीटीआई के साथ, जी जी, तो उन्होंने तो कह दिया था कि वो हालात के मुताबिक, क्योंकि देखिए सिक्योरिटी इदारों ने एक रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के मुताबिक खान साहब को इन्फॉर्म किया गया और उसके बाद वो जलसा कैंसिल हुआ और उसके बाद अब 8 तारीख को जलसा रखा गया जी इंशाल्लाह। ठीक है। खान साहब, अभी पीटीआई के रहनुमा हैं आज़म खान सवाती साहब, वो कहते हैं कि बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात के लिए जिसने भी सहूलत फराहम की वो पाकिस्तान के लिए मस्बत अमल था, तो सहूलतकारी किसने की थी? आपको भी पता है, हमें भी पता है, सहूलतकारी उधर कौन कर सकता है, हमें नहीं पता ना। इजाजत डेफिनेटली देखिए बात ये है ना जी, मैं आपको बता देता हूँ, खुली बात है, अब इसमें कोई ढकी छुपी तो बात है नहीं। एक जलसा रखा गया, सिक्योरिटी इदारों को ये हुआ कि इस जलसे में एक मजहबी जमात भी उधर से आ रही है, तो ये जमात जो है खुदा न खास्ता कोई किसी किस्म का वाक़या होने का खदशा है, उन्होंने इन्फॉर्म किया और इन्फॉर्म करने के बाद हमारे जो सीनियर क़यादत थी अंदर गई जेल में और खान साहब से उन्होंने मुलाकात की, सारी सूरत हाल बताई, तो खान साहब ने कहा कि ठीक है इसको पोस्टपोन कर दें। तो आपको भी पता है सिक्योरिटी इदारे जो इस किस्म की रिपोर्ट्स देते हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ खान साहब का ये बड़ा वाइज डिसीजन है। और मैं देखिए बात ये है कि अगर हम सिक्योरिटी इदारे हैं वो ओपनली एक कह रहे हैं कि इस चीज का खदशा है, तो हमें को जरूरी है कि हमारे ऊपर फिर कुछ ना कुछ डाल दिया जाए और हमें एक बहाना बता दिया जाए, क्योंकि इस गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट है पर्टिकुलरली मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट, इसके पास तो एक ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करो, इनको क्रश करो, चाहे ये चचा है और चाहे उनकी भतीजी है। तो मैं ये समझता हूँ कि उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है, पैगाम दिया है या उनकी वजह से मुलाकात हुई है, तो जो कुछ भी हुआ है। मलिक अहमद साहब, एस्टेब्लिशमेंट ने अगर जलसा मुलतवी करने के हवाले से कोई पैगाम पहुंचाया, तो अब आपको क्या लगता है कि अब वो रास्ता खुल गया, जो रास्ता बंद था, अब बाकायदा तौर पर कोई बातचीत का मामला आगे बढ़ सकता है? देखिए जी बात ये है कि हमारे तो रास्ते पहले भी खुले हैं उनके साथ जिनके पास अख्तियार है। अब जिनके पास अख्तियार ही नहीं, तो हम चौराहे पे खड़े होके तो नहीं किसी के साथ बात कर सकते ना जी, इन सियासी जमातों के पास तो अख्तियार ही नहीं है। नहीं सर, एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ कि अगर पैगाम रसानी वहां से हुई जलसा मुलतवी करने की, तो अब वो दरवाजा खुल गया, आपको लग रहा है आपके पास कोई ऐसी इत्तलात हैं, अब पैगाम रसानी हो रही है, बातचीत बढ़ेगी आके? देखिए जी वो एक पर्टिकुलर जो एक था, आप समझ लें एक इवेंट था, उस इवेंट के लिए उन्होंने ये सारा कुछ किया, लेकिन अब देखते हैं आगे इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की सलामती के लिए, लोगों को एक तसल्ली देने के लिए कि आपका वोट ही ताकत है, तो बातचीत तो जरूरी है जी, और बातचीत उनके साथ जरूरी है जिनके पास अख्तियार है। जो बेअख्तियार लोग हैं उनके पास बातचीत का क्या, मुझे बताएं उनके साथ हम क्या करें। खान साहब, अभी अलीमा खान साहिबा ने इल्ज़ाम लगाया पीटीआई की मौजूदा क़यादत पर, वो कहती हैं कि फ़ैसले खुद करते हैं और कह देते हैं कि बानी पीटीआई ने कहा है, जबकि इमरान खान ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा होता, तो ये चाहते ही नहीं कि इमरान खान जो है ना जेल से बाहर आए, तो इल्ज़ामात लगा रही हैं वो, और बिलखसूस किस पे इल्ज़ाम लगा रही हैं? देखिए मैं अर्ज करता हूँ कि वो जब मुलाकात हुई है ना जी, अब आखिरी मुलाकात जिसमें बानी पीटीआई ने आपके साथ साफियों के साथ ही बात की है, तो वो बात क्लियर हो गई है, वो कोई ऐसी चीज नहीं रही। वैसे भी मैं आपको एक बात अर्ज करूं, ये जो बड़ी जमातें होती है ना जी, इनमें इख्तिलाफ राय होता है, और हमारी जमात स्पेशल हालात से गुजर रही है ना जी। हमारी जमात पे आप समझ लें कि कोई ये आम पोजीशन तो नहीं है कि एक रूटीन की पोजीशन है, तो हमें तो आपको पता है कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है और जिस तरह किया जा रहा है,
तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, वो हमारे बड़े बड़े भरोसा करते रहते हैं। सही। बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान बचर साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और इस वक्त उनकी सियासी सूरत हाल और बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या चल रहा है उस हवाले से अपना नुक्ता नज़र पेश किया। पाकिस्तान के हीरोज़ की बात करेंगे जो दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है एक स्क्वॉश प्लेयर जिन्होंने कम उम्र में ही बहुत से एहसास अपने नाम हासिल कर लिए हुए हैं। एशिया के बेस्ट प्लेयर का नाम ताज अपने सर सजाए हुए वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। तो जनाब स्क्वॉश चैम्पियन मानूर अली हमारे साथ मौजूद है, वेलकम करते हैं। मानूर, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मानूर, सबसे पहले तो बहुत मुबारक आपको। अपने सफ़र के बारे में बताइएगा, छोटी सी उम्र में आपने माशाल्लाह इतनी कामयाबियां समेटी। मैं अभी 11 साल की हूँ और मैं अभी तक 15 गोल्ड मेडल ले चुकी हूँ, जिसमें से 6 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल्स है और 9 नेशनल्स है। और मैं अभी करंटली अंडर 13 में एशिया नंबर 1 हूँ। इससे पहले मैं अंडर 11 में भी एशिया नंबर 1 रह चुकी हूँ। क्या बात है, 15 गोल्ड मेडल्स 11 साल की उम्र में। यानी उम्र कम है, गोल्ड मेडल ज़्यादा है अगर हर साल का हिसाब भी लगाया जाए तो। मानूर, हमें ये बताएं, अपनी जर्नी के हवाले से बताएं। अब तो आप इतनी छोटी सी हैं, तो कब से स्टार्ट किया प्रैक्टिस करना, और लगता था कि इतनी छोटी सी एज में माशाल्लाह से इतना बड़ा नाम बन जाएंगे आप? मुझे बचपन से स्क्वॉश बहुत पसंद था, तो लेकिन प्रोफेशनल स्टार्ट नहीं किया था। तो मैंने अभी 3 साल हो गए हैं, 3.5-4 साल मैंने प्रोफेशनल स्क्वॉश स्टार्ट की है। मैं स्क्वॉश को अपने टाइमिंग मतलब फुल ट्रेनिंग करती हूँ स्क्वॉश के लिए, और अपना डाइट का प्लान और सब कुछ, और इंटरनेशनल टूर्स भी करती हूँ, तो सब कुछ मैनेज करती हूँ। तो मानूर, आपको शौक कैसे पड़ा स्क्वॉश का? मेरे बड़े भाई बहन जो है तो वो खेलते रहे, तो उन्हें देख के भी, और मेरे अब्बू का भी, वो भी एथलीट रह चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे जो है तो कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे तो अच्छा होगा। तो उनने हमें, क्योंकि स्क्वॉश एक इंडोर गेम है और बहुत अच्छी गेम है, और इसमें हमारे लेजेंड ने बहुत बड़ा नाम बनाया है पाकिस्तान की तरफ से, तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी उन्हीं की तरह बनूँ और अच्छा खेलूँ उनकी तरह। अच्छा मानूर, आपसे आपने बताया कि आप 11 साल की हैं। इतनी छोटी सी उम्र में तो बंदे का दिल करता है कि जो पढ़ाई के अलावा फ्री टाइम मिले उसमें बस वो गेम्स खेले। और आजकल के बच्चे तो ज़्यादा स्क्रीन टाइम जो है ना, मोबाइल यूज़ कर ले, टैब यूज़ कर ले, आईपैड यूज़ कर लें, इसमें गुजारते हैं। तो आप स्क्वॉश खेलती हैं उस टाइम में, और आपने जैसे बताया कि आपके बड़े बहन भाई जो हैं वो भी स्क्वॉश प्लेयर हैं, आपके वालिद साहब भी, तो ट्रेनिंग आपने उन्हीं से हासिल की? कि मुझे अभी ट्रेनिंग जो है तो मेरी चल रही है, मैं भी ट्रेनिंग कर रही हूँ, साथ साथ में पढ़ भी रही हूँ। मैं अपने फ्री टाइम में पढ़ती हूँ, और सुबह उठ के 6 बजे मैं ट्रेनिंग करती हूँ। फिर ग्राउंड सेशन होता है, हमारा ड्रिल सेशन होता है, तो वो सब मिला के आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है तो अच्छा खेल रही हूँ और आगे भी अच्छा खेलती रहूँगी इंशाल्लाह। आप ज़रूर अच्छा खेलते रहें और आगे भी अच्छा खेलें। अच्छा, रवा साल सिंगापुर में जो जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप हुई है, उसमें भी आपने ये गोल्ड मेडल अपने नाम किया, जिसके बाद ये 15 हो गए टोटल आपके पास। तो इस चैंपियनशिप के बारे में बिलखसूस बताइएगा, कैसा रहा जर्नी? टफ कंपटीशन था? मैं कहूँ कि मैं एशिया नंबर 1 बनी। मैंने जो है तो पेनांग मलेशियन जूनियर ओपन जीता, जिसमें मैं अंडर 13 कैटेगरी खेली, और उसमें मैंने 3 फिर आखिर में मेरा फाइनल मेरी बहन के साथ आया, तो मैं उससे भी जीती, तो वो जीत के, और उससे पहले मैं जो है तो लायन सिटी जूनियर ओपन जो सिंगापुर में था वो भी मैं जीती सबसे अंडर 13 में। उसके बाद जाके फिर मैं एशियन जूनियर खेली, उसमें मैं क्वार्टर फाइनल खेली, लेकिन मैं हार गई। इन सब के बाद फिर अभी न्यू रैंकिंग में एशिया नंबर 1 बनी, पाकिस्तान से पहली लड़की मैं कहूँगी एशिया नंबर 1 ही। मैं बहुत खुश हुई अचीवमेंट के। अच्छा मानूर, हमें ये भी मालूम हुआ है कि आप होम स्कूलिंग करती हैं, और कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं आप? मैं अभी 7th क्लास में हूँ, और मैं करंट होम स्कूलिंग कर रही हूँ, क्योंकि स्कूल सुबह में होता है तो मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमारी ट्रेनिंग भी होती है सुबह में, और सुबह में ट्रेनिंग ज़्यादा अच्छी होती है। शाम से सुबह में ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग होती है। मैं चाहती हूँ कि मैं स्कूल भी पढ़ूँ, लेकिन मुश्किल हो जाता है दोनों को मैनेज करना, इस वजह से मैं होम स्कूलिंग कर रही हूँ मम्मा के साथ। अच्छा, ये मानूर होम स्कूलिंग तो इतना कॉमन नहीं है, बड़ा यूजुअल है और बड़े कम लोग इसको ऑप्ट करते हैं। सीरियस भी नहीं लेते बच्चे तो। बिल्कुल। तो आप ये बताएं कि आपका दिल नहीं करता है कि बाकी बच्चों की तरह मैं भी स्कूल जाऊं और वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स बने? घर पे पढ़ना कैसा है, मुख्तलिफ लगता है? मैं कहूँगी कि मुझे स्कूल से ज़्यादा स्क्वॉश पसंद है,
और घर में पढ़ना बहुत इजी हो जाता है क्योंकि अच्छा। ना कोई स्ट्रिक्टनेस होती है टीचर की। तो और फ्रेंड्स की बात है तो फ्रेंड्स मेरे स्पोर्टिव बहुत हैं और सब मुझे बहुत सपोर्ट भी करते हैं। ओके, तो स्कॉश में फेवरेट प्लेयर कौन है आपका? फेवरेट प्लेयर मैं कहूँगी अभी नुरुल शिरबिनी है, जो कि अभी वर्ल्ड नंबर 1 है। मैं चाहती हूँ उसकी तरह खेलूँ, मैं उससे बहुत कुछ सीख भी रही हूँ, मैं उसके स्किल्स देखती हूँ, मैं उसकी ट्रेनिंग देखती हूँ, मैं चाहती हूँ मैं उसी की तरह अच्छी प्लेयर बनूँ। बिल्कुल, और जितने भी कंपटीशन मानूर आपने खेले हैं उस बारे में भी बताइएगा कि सबसे टफ ओपोनेंट कौन सा रहा आपका, जो चैलेंजिंग भी था? अभी तक मैं बहुत अच्छे प्लेयर से खेल चुकी हूँ और हार भी चुकी हूँ बहुत बार। तो लेकिन ज़्यादातर क्योंकि मैं जीती हूँ अपनी कैटेगरीज में, तो मैं कहूँगी कि मैं सीनियर में हारी हूँ बहुत बार। मैं अपनी अभी तक टफ ओपोनेंट से सना बहादुर, मैं अभी रिसेंटली उससे हारी हूँ 3-1, बहुत क्लोज मैच किया है। वो भी सीनियर में मैं फाइनल खेली हूँ, तो वो भी बहुत बड़ी बात है फाइनल खेलना और अपनी सीनियर को टफ फाइट देना, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहूंगी कि मैं अच्छा परफॉर्म करूं अगली बार और उससे जीतूं। इंशाल्लाह जी, आप जरूर जीतें। अभी तो आप माशाल्लाह से सिर्फ 11 साल की, अभी स्काई इज नॉट द लिमिट। अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स ये है कि मैं चाहती हूँ कि जैसे हमारे लेजेंड्स जांशेद खान, जहांगीर खान, कमर जमान सर, उन सब ने जो है तो जैसे परफॉर्म किया वर्ल्ड नंबर 1 पर, टॉप 10 में आए। मैं चाहती हूँ कि वुमेन्स में पाकिस्तान की लड़कियों के लिए मैं एक रोल मॉडल बनूं और मैं मुल्क का नाम रोशन करूं। बिल्कुल मानूर, आप मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं और मज़ीद भी हर प्लेटफॉर्म पर जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करें, अपने वालिदैन का नाम रोशन करें। और हमारी बेस्ट विशेज़ सुनो पाकिस्तान की टीम की बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। आप जिएँ और मुल्क का नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। तो शहर बानो, बड़ी अच्छी बात है, सिर्फ 11 साल की बच्ची और 15 गोल्ड मेडल उन्होंने माशाल्लाह अपने नाम मतलब किए। मैंने वही कहा ना कि अगर आप हर साल पे भी डिवाइड करें तो फिर भी ज़्यादा है माशाल्लाह से। लेकिन वो सही कहते हैं कि अगर आपकी विल है तो फिर आप कर कुछ भी अचीव कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, नेवर गिव अप। पर अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आपको पता हो कि मैंने क्या करना है और किस तरह करना है। नाज़रीन, अब कुछ खेलों की बात करते हैं। बांग्लादेश से इबरतनाक शिकस्त के बाद कौमी टीम पर तनकीद का सिलसिला जारी है। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने होम ग्राउंड पर बदतरीन शिकस्त पर पिचेस के मामले पर कई सवालात उठा दिए हैं और कहा है कि इससे जाहिर होता है कि इन्हें मालूम ही नहीं कि होम कंडीशन में कैसे खेलना है। साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने कहा कि बांग्लादेश से शिकस्त के बाद टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के परखच्चे उड़ गए हैं। बासित अली मौजूदा क्रिकेटर्स को मैदान के बजाय सोशल मीडिया का खिलाड़ी करार दे दिया है। कौमी टीम की बदतरीन कारकर्दगी पर इंटरनेशनल क्रिकेटर भी हैरान है। साबिक इंग्लिश बल्लेबाज केविन पीटरसन ने हैरानी का इजहार करते हुए कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट को क्या हो गया है, जब पीएसएल खेलती है तो लीग का मैार बहुत शानदार था और खिलाड़ी भी डिसिप्लिन का ख्याल रखते थे, जबकि वो बासलाहियत भी हैं। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने भी सोशल मीडिया पर कौमी टीम की इस कारकर्दगी पर एक जुमले में तबसरा किया कि पाकिस्तानी क्रिकेट वाकई मुश्किल में। तो दूसरी जानिब पीसीबी चैंपियंस वनडे कप कराने का ऐलान पीसीबी की जानिब से किया गया है, जिसका पहला राउंड फैसलाबाद में 12 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। चैंपियंस कप की टीमों के लिए मिसबाउल हक, सकलैन मुश्ताक, सरफराज अहमद, शुएब मलिक और वकार यूनिस को मुकर्रर कर दिया गया है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट है याया हुसैनी साहब। वेलकम करते हैं आपको याया साहब। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट की टीम की बड़ी सरकास्टिक वे में तारीफें हो रही हैं, तो सर ये किसका बयान है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका शहर बानो और राना अजीम, और जो आपने कहा कि कुछ मज़ाक़खेज़ अंदाज में पाकिस्तान क्रिकेट को जो है वो इस वक्त लोग मौजूए बहस बनाकर रखे हुए हैं, तो बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और जिस अंदाज में तबसरे और तस्दीए हो रहे हैं, मुझे तो कहीं ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो शाहरुख खान की फिल्म देवदास बन चुकी है। वो जो उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा कि घर छोड़ दो, मैंने घर छोड़ दिया, कहा कि घर छोड़ दो, और मुख्तलिफ उन्होंने जो है वो बयान दिए। तो अब ऐसा हुआ कि जो हमने क्रिकेट खेलना छोड़ दी। उन्होंने कहा कि पिच जो है वो फास्ट बॉलर के लिए मददगारी नहीं है। फिर उसके बाद हमारे असिस्टेंट कोच अजहर महमूद साहब जो है वो ये फरमा रहे हैं कि जी हमसे पिच जो है वो गलत रीड हो गई। कप्तान शान मसूद ने माजरत कर ली और कल चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने जो है इसमें आखिरी कील ठोक दी है, कहकर के मेरे पास कोई जादू का चिराग नहीं है कि मैं वो रगड़ूं तो हमारी टीम जीतने लग जाए। तो अब ये पाकिस्तान टीम का हाल है। और आप देखिए कि वो दूसरी तरफ ये फरमा रहे हैं कि लोगों की ख्वाहिश है कि मैं इस्तीफा देकर घर चला जाऊं। तो लोगों की ख्वाहिश का मुझे नहीं पता, लेकिन वो अपनी ख्वाहिश के साथ इस क्रिकेट बोर्ड के साथ एसोसिएट हैं, ये मैं जरूर कह सकता हूँ।
क्योंकि वक्त कई ओहदे उनके पास मौजूद हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट वाकई मजाक बनी हुई है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हमारा एक वतीरा बन चुका है कि अगर कोई गलती करता है और हमको गलती करने पर कोई टोकता है तो हम उसको ये कहते हैं कि भाई आपने उस बंदे को नहीं देखा कि उसने गलती कर रखी है, तो हम अपनी चीजों को ठीक करने के लिए, तसी करने के लिए तैयार नहीं है। सेम कल क्रिकेट बोर्ड के सरबराह से जब ये सवाल हुआ कि जी पाकिस्तान टीम होम ग्राउंड पर 3 साल से नहीं जीती, तो उन्होंने कहा कि आपने खुद अपने सवाल का जवाब दे दिया, 3 साल नहीं जीती तो मेरे आते ही थोड़ी जीतने लग जाएगी। तो उन्होंने कहा कि खराबियां जो है वो पहले से चली आ रही हैं और अब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। वो कह रहे हैं कि सर्जरी के लिए टूल्स होने चाहिए थे, वो टूल्स उनके पास नहीं है। फिर दूसरी तरफ वो ये फरमा रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट के पास बैकअप प्लेयर नहीं है। अगर बैकअप प्लेयर नहीं है तो ये चैंपियंस लीग के लिए जो 5 टीमें हैं उसके लिए 150 प्लेयर कहां से आ गए? तो ये वो सवालात हैं जो फिर इस तरह के बयान से तो लगता है कि मैनेजमेंट का कोई मसला नहीं है, ये तो प्लेइंग 11 का फिर मसला लग रहा है। आपको क्या लगता है? नहीं राना साहब, प्लेइंग 11 का मसला नहीं है, मसला है आपके एटीट्यूड का। देखिए आप बांग्लादेश से हारे हैं, मैं बार बार ये बात कर रहा हूं कि बांग्लादेश की टीम जीती, उनके अपने एक्स क्रिकेटर्स ने, उनके अपने क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने अपनी टीम को मुबारकबाद नहीं दी। इतनी जल्दी आपके चेयरमैन पीसीबी ने उनको मुबारकबाद दी। चले कोई बात नहीं, मुबारकबाद देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बात दरअसल ये है कि हमको अपने गिरेबानों में झांकने की जरूरत है, हमको अपने जो मामला हैं उनको ठीक करने की जरूरत है। हम एक ऐसी टीम से हजीमत आमेज शिकस्त से 2-4 हो गए हैं जिसने 25 साल पहले हमको इंग्लैंड में वर्ल्ड कप में हराया तो उनको टेस्ट स्टेटस मिला। अब उन्होंने आपको आपके घर में आकर 10 विकेटों से हरा दिया है और हम बात कर रहे हैं कि पिच ठीक नहीं थी, हम बात कर रहे हैं कि टीम सिलेक्शन ठीक नहीं थी। तो भाई मुझे ये बताइए कि अगर ये पिच ठीक नहीं थी तो इस पिच के ऊपर बांग्लादेश ने 500 रन कैसे बना दिए? अगर ये पिच ठीक नहीं थी तो इस विकेट पर आपने 448 for 6 पहली इनिंग डिक्लेयर कैसे कर दी? अगर ये पिच ठीक नहीं थी तो फिर मुझे ये बता दीजिए कि बांग्लादेश की टीम ने आपको 2 इनिंग में जो है वो आउट कर दिया, आप उनको बमुश्किल 1 इनिंग में आउट करने में कामयाब रहे, उन्होंने 100+ की लीड ले ली। देखिए ये एक्सक्यूजेस की जरूरत नहीं है, आपको अपनी चीजों को ठीक करने की जरूरत है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब की जरूरत है। अब आप कह रहे हैं कि जी चैंपियंस लीग कराकर आप पाकिस्तान क्रिकेट का कबला दुरुस्त कर लेंगे। अब चैंपियंस लीग में आप जिन लोगों को लेकर आए हैं, मैं उन लोगों पर तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपके सामने सवाल रख रहा हूँ। आप इतनी क्रिकेट तो आप भी जानते हैं, शहर बानो भी जानती हैं, तो मुझे ये बता दीजिए वक्कार यूनुस, सकलैन मुश्ताक एंड मिसबाउल हक ये माजी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच रहे हैं, यानी एसएचओ, डीएसपी से आप एसएचओ बन गए, यानी आप पाकिस्तान टीम को ठीक नहीं कर सके। अब आप पाकिस्तान क्रिकेट के ग्रास रूट लेवल पर आकर काम कर रहे हैं। जिन लोगों को फ्रेंचाइजीज ने अपने साथ एसोसिएट नहीं किया उनको आपने चैंपियंस लीग की टीमें दे दी। याहिया हुसैनी साहब, अभी अगला जो टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच है वो 30 अगस्त से रावलपिंडी में खेला जाएगा, तो क्या समझते हैं कौन सी तब्दीलियां ऐसी प्लेइंग 11 में मुतवक्के हैं? और दूसरे टेस्ट मैच में कौमी टीम की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? क्या कोई कम बैक होता हुआ दिखाई देगा? देखिए शहर बानो, वो आपने सुना होगा कि जब घास डूबने लगता है ना तो सबसे पहले चूहे जो है ना वो निकल के भागने लगते हैं। तो इस वक्त तो सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। इस वक्त तो सबसे ज्यादा दबाव का शिकार होंगे वो हमारी टेस्ट टीम के कैप्टन शान मसूद साहब, जो कि एज ए कैप्टन जो है वो 4 टेस्ट मैच हार चुके हैं। अब आप टीम में तब्दीली कर लें, आप टीम को तब्दील कर दें, इस वक्त टीम को शिद्दत के साथ जीत की जरूरत है। हालांकि क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब ने ये तक कह दिया है कि उनको इस बात की उम्मीद नहीं है कि हम अगला टेस्ट भी जीतेंगे। वो ये नहीं गारंटी दे सकते कि आप पाकिस्तान अगला टेस्ट मैच जीतेगा, लेकिन आपकी क्रिकेट को बांग्लादेश के खिलाफ जीत की अशद जरूरत है, क्योंकि खुदा ना खास्ता फवाद चौधरी ने भी कहा है ना मोहसिन नकवी साहब को कि सर ये आपका विजन है। बस आप देख लीजिए, बात दरअसल ये है कि आप जब जिम्मेदारियां लेते हैं तो फिर जिम्मेदारियां निभाने वाले आपके पास फैसले भी होने चाहिए। आप ये कहकर बरी जिम्मा नहीं हो सकते कि सिस्टम खराब है, मैं सिस्टम ठीक नहीं कर सका। आपको एक मौका मिला है तो आपको वो चीजों को ठीक करना चाहिए। सकलैन मुश्ताक जो है वो कह रहे थे कुदरत का निजाम, अगर सारी चीजें अल्लाह ताला पर ही आपने छोड़नी है तो फिर आपको ये 30 लाख रुपए 50 लाख रुपए ये मरात लेने की क्या जरूरत है? आप तो कुछ करें ना। बात दरअसल ये कि लोग आपकी नीयत के ऊपर तो शक कर सकते हैं, लेकिन आपका एक्शन जो है ना वो बहुत सारी चीजों को वजाहत दे सकता है। आपको क्या लगता है कि कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, या फिर फेवरेटिज्म पर चल रहा है सारा काम? नहीं, ना कैपेसिटी की बात है ना फेवरेटिज्म की बात है अपनी जरूरत और मंशा की।
पिछले कुछ 10 सालों से पाकिस्तान क्रिकेट में ये एक रिवायत चल पड़ी है कि जब से नजम अजीज सेठी साहब ने पाकिस्तान सुपर लीग का तजुर्बा किया, तो हर क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है वो अपनी मर्जी से और अपने तजुर्बात की भेंट चढ़ा रहा है। रमीज हसन राजा साहब आए तो उन्होंने जनाब जूनियर लीग को पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल करार दे दिया। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के कितने करोड़ों रुपए लगा दिए जूनियर लीग में और उनके जाते ही वो प्रोजेक्ट बंद हो गया। अब मौजूदा चेयरमैन सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब आए हैं। हमारे पास कायद-ए-आज़म ट्रॉफी दुनिया का सबसे बड़ा फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट होता है, उस पर वो चैंपियंस लीग करा रहे हैं। दुनिया की मकबूल तरीन पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर आप डोमेस्टिक T20 लीग करा रहे हैं। आज चैंपियंस लीग होती वनडे टूर्नामेंट की, वहां पर आपके पास स्पेस मौजूद था जी। अब आप कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान क्रिकेट की बका, पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल जो है वो चैंपियंस लीग से वाबस्ता है। तो भाई मुझे ये बताइए, 1952 में पाकिस्तान ने पहला बैनुल अक़वामी मैच खेला। पाकिस्तान 77 बरस का हो चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख 70 बरस की है। तो क्या पाकिस्तान क्या युगांडा है, पाकिस्तान क्या जिम्बाब्वे है, या यहाँ पर क्रिकेट नहीं होती, क्या यहाँ पर क्रिकेटर्स मौजूद नहीं है? ये सब बातें हैं और आपको बातों में घुमाया जा रहा है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो शाहरुख खान की फिल्म बन चुकी है देवदास। तो अब हम एक अरसे से जब इनकी वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस ख़राब हुई थी टीम की, तो तब हमने मोहसिन नकवी साहब के मुंह से सुना था कि मेजर सर्जरी की ज़रूरत है। अभी तक कोई मेजर सर्जरी नहीं हुई, होती हुई दिखाई दे रही है? नहीं, ये भी मोहसिन नकवी साहब ने ही कहा था। और मोहसिन नकवी साहब आप कह रहे हैं कि सर्जरी के लिए जो है आपके पास टूल होने चाहिए। देखिए, मोहसिन नकवी साहब को ये बात समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान क्रिकेट में लोग जो हैं वो अपने बच्चों को डालना चाहते हैं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारना चाहते हैं। पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस के अंबार लगाए हुए हैं हमारे खिलाड़ियों ने। आप अगर स्पिनर की बात करते हैं कि जी आपके पास स्पिनर नहीं है, अबरार आपके पास हैं, उसामा मीर आपके पास हैं। आप बात करते हैं कि जी बाबर आजम के अलावा आपके पास न शुमाल में, न जुनूब में, न मशरक में, न जुनूब में कोई बैट्समैन नहीं है। तो आपके पास कामरान गुलाम मौजूद हैं, आपके पास तैयब ताहिर मौजूद हैं, आपके पास इखलाक मौजूद हैं, आपके पास साहबजादा फरहान मौजूद हैं। आप इनको मौका देकर तो देखिए, आप इनको मौका ही नहीं दे रहे। आप विकेट कीपर की बात कर रहे हैं कि जी विकेट कीपर ही नहीं है आपके पास जी बेहतरीन विकेट कीपर। यही आपको क्या लग रहा है कि अगले मैच में प्लेइंग 11 सेम रहनी चाहिए या तब्दीली करनी चाहिए? देखिए आना साहब, बात दरअसल ये है कि प्लेइंग 11 तो तब्दील होगी, क्योंकि आप कुछ भी कह लें, आपके चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कह लें कि लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक मैं बहुत सारे खिलाड़ियों के सर नहीं कटाऊंगा, वो ये कह लें कि जी फैसले तो मैं करूंगा, मैं किसी के दबाव में आकर फैसले नहीं करूंगा। तो आपके जो असिस्टेंट कोच अजहर महमूद है वो टेस्ट मैच के तीसरे दिन कह रहे थे कि यही टीम खेलेगी। तो मैं भी अब आपको ये बता दूं कि कैसे खेलेगी ये टीम। आप भी देख लीजिए, टीम तब्दील होगी। और टीम कैसे तब्दील होगी? जब आप गलत फैसले करेंगे, जब आप गलत फैसले करने के बाद उनको डिफेंड नहीं कर पाएंगे, जब आपके फैसलों में कोई रब्त नहीं होगा, तो फिर आपको पिछले कदम पे जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया आपका। सैयद याह्या हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात करनी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी की और जिस तरह से कारकर्दगी दिखाई जा रही है, कौन कौन सी चीज़ें जो बेहतर होनी चाहिए, प्लेइंग 11 में तब्दीली होनी चाहिए, ये उनका कहना था। जी बिल्कुल। और अब खेलों के बाद हम कुछ बात करते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो जी खेल फिटनेस से वैसे बहुत जुड़ी हुई है। बिल्कुल, ये हम बात कर रहे हैं दूसरी वाली फिटनेस की। लाइक आपकी स्किन जो है वो एक हेल्दी फॉर्म में है कि नहीं, कील महासे जो है कील महासों से जान कैसे छुड़ा सकते हैं। अच्छा, इसमें हम कोई दवाई वगैरह भी नहीं बता रहे शहरबानो, एक्सरसाइज से आप कैसे हेल्दी रहें। वेरी नाइस। बिल्कुल। तो चलें जी, फिर हमारी योगा एक्सपर्ट, फिटनेस एक्सपर्ट, नॉट योगा एक्सपर्ट, सैमी चौधरी बताएंगी कि हमें क्या करना है। शादी में सिर्फ 15 दिन बाकी हैं और अभी तक आप अपनी एक्ने से परेशान हैं। हेलो, दिस इज सैमी, योर फिटनेस कोच। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ऑर्गेनिक एंड नेचुरल तरीका लेकर आई हूँ जिससे आप अपनी एक्ने से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्ने हमें आती क्यों है। एक्ने की बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स। डस्ट, डेली मेकअप करने से एक्ने हो सकती है। उसको ओवरकम करने के लिए डॉक्टर्स एंड ब्यूटिशियंस तो हैं ही। अगर आप उनके पास जाके अपने पैसा ज़ाया नहीं करना चाहते या फिर आप कहते हैं कि हम नेचुरल और ऑर्गेनिक तरीके से अपनी एक्ने को ख़त्म करें, तो आपके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही यूज़फुल है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्सरसाइज से हम एक्ने को ओवरकम कैसे कर सकते हैं। कभी आपने ये सोचा कि एक्ने हमारे हैंड्स और फीट वगैरह या अदर बॉडी पार्ट्स पे क्यों नहीं आती?
क्योंकि वो हर वक्त किसी ना किसी तरह की मूवमेंट में रहते हैं। और हाँ, और हमारा फेस जो कि हमेशा स्टैटिक है और टॉप ऑफ द बॉडी है, तो यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होती, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ी स्लो होती है, तो इसकी वजह से भी हमारी एक्नी हो सकती है। तो हम इसको ओवरकम करने के लिए एक्सरसाइज का यूज़ करते हैं। तो आइए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको अपनी बॉडी को वार्म अप करने की ज़रूरत है। तो वार्म अप करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं इजी मार्च करना चाहूँगी ताकि आप अपनी बॉडी को इस चीज़ का यूटिलाइज इस चीज़ के लिए चार्ज करें कि आप नेक्स्ट एक्सरसाइजेस को इजीली परफॉर्म कर सकें। इसको आप जस्ट 15 सेकंड्स के लिए करेंगे तो आपकी बॉडी थोड़ी वार्म अप हो जाएगी। फिर हम आते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, वो भी सिमिलर टू ये वार्म अप की है। आपको जस्ट जहाँ भी खड़े हैं वहाँ पे ही आपने सिंपल रनिंग करनी है। और रनिंग कितनी करनी है, 50 सेकंड्स के लिए। साथ साथ काउंट करेंगे 1 2 3 48 49 एंड 50। ये हमारा हुआ सेट नंबर 1। इस तरह के आप 3 सेट्स लगाएंगे तो हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगी। हर सेट के बाद आपको 15 सेकंड्स का रेस्ट लेना है। और एक्ने की एक्सरसाइज में रेस्ट थोड़ा स्पेशल तरीके से है, वो कैसे है वो आप देखें। जब एक सेट लगाएंगे तो उसके बाद रेस्ट लेने का तरीका क्या है कि आपने अपने हैंड्स को इस तरह से यहाँ होल्ड करना है और अपना हेड डाउन कर लेना है इस तरह से, और 15 काउंट करना है। आप इसमें थोड़ी मूवमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन स्टैटिक रहेंगे तो आपका जो ब्लड फ्लो है वो आपके फेस के ऊपर आएगा। तो आपकी एक्ने को ख़त्म करने का जल्दी से जल्दी ये तरीका है कि आप अपना हेड जो है वो डाउन करेंगे और 15 काउंट करेंगे 1 2 3 14 एंड 15। हर सेट के बाद आपने देखा होगा कि मेरे फेस पे कितना ब्लड का फ्लो है। आप भी करेंगे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 1। हर एक्सरसाइज के हर सेट के बाद 15 सेकंड्स का हम इस तरह का रेस्ट भी लेंगे। अब आते हैं हम अपनी सेकंड एक्सरसाइज की तरफ, जो कि थोड़ी इंटेंस है, हर कोई कर सकता है, आई थिंक बच्चे भी कर सकेंगे। आपने क्या करना है, इस तरह से स्क्वाट पोजीशन में जाना है और अपने टो को टच करना है इस तरह से। ये इसके आप 15 रेपिटेशंस लगाएंगे और 3 सेट्स लगाएंगे। मैं बिगिनर नहीं हूँ, इसलिए मेरे लिए थोड़ा इजी है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए ये एक्सरसाइज थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, इसलिए मैं इसकी रेपिटेशन थोड़ी सी कम बता रही हूँ। इसमें भी हर सेट के बाद आपके रेस्ट लेने का तरीका सेम ही होगा। अब आते हैं हम अपनी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। जहाँ खड़े हैं वहीं पे ही जंपिंग जैक्स 1 2 3 20 रेपिटेशंस लगाएंगे और 3 सेट। हर सेट के बाद सेम तरीके से रेस्ट लेंगे और आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 4 की तरफ। लास्ट एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास स्किपिंग रोप नहीं है कोई बात नहीं, आप जहाँ भी खड़े हैं ये हमारी स्किपिंग हो रही है। आपने यूँ समझना है कि हम रोप से स्किपिंग कर रहे हैं। तो ये बहुत ही, ये देखिए नज़र आ रही है आपको, लग रहा होगा कि जैसे मैंने स्किपिंग की। और इसके लिए आपको 30 सेकंड्स के लिए काउंट करना है। 3 सेट्स लगाएंगे तो हमारी एक्सरसाइज नंबर हो जाएगी 4 कंप्लीट। तो ये थी हमारी आज की सिंपल सी एक्ने को ख़त्म करने की एक्सरसाइज। बहुत इजी है, मुझे थोड़ी सांस चढ़ गई, बहुत ही इंटेंस एक्सरसाइज है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप इसको डेली बेसिस पे परफॉर्म करेंगे तो नेचुरल तरीके से एक्ने हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। मेडिसिन यूज़ करने से आपका इंटरनल बॉडी सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है और ब्यूटिशियंस के प्रोडक्ट से आपकी स्किन भी ख़राब हो सकती है। इसलिए मैं चाहती हूँ आप लोगों को नेचुरल तरीके से हर चीज़ का सलूशन दिया जाए। ये थी हमारी आज की एक्ने की एक्सरसाइज। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद इजी एक्सरसाइजेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें सुनो पाकिस्तान। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। तो जी ये एक्सरसाइज आपने देखी। इसी तरह से आप अपने घर में, अपने रूम में, अपने ऑफिस में, जहाँ भी स्पेस अवेलेबल हो वहाँ पर वर्कआउट कर सकते हैं और फिट रह सकते हैं। अच्छी स्किन, हेल्दी स्किन आप पा सकते हैं। मुझे तो पूरी एक्सरसाइज में एक चीज़ बहुत पसंद आई। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। बात करेंगे मेमोरी की। मामलात बड़े ख़राब है ज़िंदगी के। अब ये होता है कि मैं अपनी बात करती हूँ अजीम, कि मैं कोई चीज़ लेने जाती हूँ, भूल जाती हूँ मैं क्या लेने आई थी।
तो इस पर भी रिसर्चेस सामने आ रही हैं कि ये क्यों होता है, किस वजह से होता है। याददाश्त के बारे में हकाइक जो है वो हम और जानेंगे। इवन शहरवानों ये भी कि हम लोगों ने कई बार कोई ऐसा मंजर हमारी आंखों के सामने आता है, हमें ऐसा लगता है कि यार ये पहले भी हुआ है। एग्जैक्ट वही फीलिंग, फॉल्स मेमोरी भी होती है। बिल्कुल ऐसा। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको लगता है कि मैंने किया था लेकिन वो आपने नहीं किया होता। फॉल्स मेमोरी भी होती है। तो इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है रिसर्चर हैं नक्श काजी साहिबा। वेलकम करते हैं, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या बात है, बड़ी चमक रही है माशाल्लाह हमेशा की तरह। मैंने कहा आपको मैं नक्श हो जाऊँ। आपकी आंखों में नक्श हो जाऊँ, क्या बात। अब हमें कोई एक्सरसाइज या कोई तरीके ऐसे बताएं कि जो मामला हम याद करना चाहते हैं वो हमारे नक्श पहले होने आप बताएं कि आप कैसे याद करती हैं, फिर हम भी याद करते हैं। हाँ नहीं, आज तो हम सारी यही बात करेंगे। लास्ट टाइम बड़े सवाल थे, बड़ा कुछ हमारे जहनों में था और वो थोड़ा बहुत रह गया, तो हमने कहा चलो हम इसको दोबारा से उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो लास्ट टाइम रह गई थी। अच्छा, तो हम मेमोरी पे बात कर रहे थे, यानी कि याददाश्त यानी कि हाफजा। ठीक है, जब हम मेमोरी की बात करते हैं तो हमें चीज़ें याद भी रहती हैं, चीज़ें भूल भी जाती हैं। वो किसी ने क्या कहा है कि जो याद है उसे भूल जाओ, जो भूल गया उसे याद कर ले। ठीक है, बड़ा ही मुश्किल मसला है, बड़ा ही प्रॉब्लम है। ठीक है, याद नहीं रहती चीज़ें, जिसको याद करना होता है वो भूल जाती है, जिसको भूलना होता है वो याद रहती है। मसला ये मामला और है नहीं, ये मामला ये है कि लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि जब हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को रिपीट करते हैं ना तो वो हमें याद रहती हैं। ये एक तरीका है। मुझे तो आपकी इस बात से एक शेर याद आ रहा है, दिले बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। वाह वाह वाह, शेर जो याद आ नहीं गया। मिला उसे भूल जा, जो नहीं मिला उसे भूल जो जा, मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। दिले बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा। अच्छा, इसमें ये होता है ना, अभी ये जो हम यही बात कर रहे हैं तो इसमें ये होता है कि जब हमें कोई दुख पहुंचा है, कोई जैसे जख्म होता है, तो जख्म को जब बार बार कुरेदते हैं ना तो वो ठीक नहीं होता। इसी तरह अगर कुछ चोट लगी है ना तो जब उसे बार बार याद करते हैं, रिपीट करते हैं ना तो वो भूलती नहीं है। तो उसके लिए हमें भूलने के लिए उसे छोड़ना पड़ेगा, उसे बैंडेज करके एक साइड पे रखना पड़ेगा कि ठीक है, बिल्कुल कनेक्शन तोड़ना पड़ेगा। हाँ, ताकि हील हो सके उसे। और माइंड का ना, ये जब हम बात कर रहे थे, जैसे आप पहले भी कह रहे थे, तो माइंड की ये अच्छी भी बात है कि वो भूल जाता है और बुरी भी बात है कि वो भूल जाता है। ठीक है, तो उसमें ये है कि माइंड का अपना नेचुरल प्रोसेस है। माइंड जो है ना वो भूल जाता है कुछ चीज़ों को, और वो जब भूल जाता है ना उससे आपको बहुत फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। जैसे हम कहते हैं कि टाइम हील करता है चीज़ों को, तो वो टाइम के साथ साथ ना आपके दिमाग का कमाल है कि वो आपकी मेमोरी में से उन चीज़ों को निकाल देता है जो मेमोरी को बेटर कैसे कर सकते हैं। मेमोरी को बेटर कैसे कर सकते हैं? अच्छा, मेमोरी को बेटर करने के लिए एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक्सरसाइज करने से ब्लड फ्लो बढ़ता है और जब वो आपके ब्रेन पे जाता है तो न्यू सेल्स बनते हैं। एक्सरसाइज ना भी करें तो वॉक, सिंपल वॉक भी बहुत अच्छी है। ये तो हो गई फिजिकल एक्टिविटी। अगर मेंटल एक्टिविटी की बात करें तो अपने आप को मेंटली चैलेंज करें, ब्रेन गेम्स खेलें, जैसे कि पजल्स खेलना, जैसे कि क्रॉसवर्ड्स खेलना, जैसे कि कोई नई स्किल जो है आप सीखें। ठीक है, नई लैंग्वेज सीखें, बिल्कुल, उससे भी बहुत अच्छा होता है। आपका जो है ना मेमोरी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, मेमोरी अच्छी करने के लिए आपको वही बात है कि रिपीट करेंगे। और एक और तरीका होता है, उसे कहते हैं कि मेमोरी पैलेस। दैट इज़ थिंग, मेमोरी पैलेस। जब हम उसमें से गो थ्रू करते हैं ना, चीज़ों में से, मेमोरी में से गो थ्रू करते हैं तो हमें चीज़ें याद रहती हैं। सही, जैसे हमने यहाँ से वॉक इन किया, मैंने वहाँ पे चाबी रखी, अगर मैं हर रोज़ यही चीज़ करती हूँ तो मैं अपनी मेमोरी में से भी उसको उस तरह ही रिकॉल करूँगी। अच्छा, मैं उधर से एंटर हुई, फिर मैंने यहाँ गई, फिर मैंने ये रखा, मैंने यहाँ, फिर मुझे याद आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग एक नुक्ता है, और वो ये कि जब आप एक ही काम रोज कर रहे होते हैं ना तो कई बार आप मतलब ऑटो मोड पे लग जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। अब जैसे एक ही रास्ते से अगर मैं घर रोज जाता हूँ तो कई बार मैं घर पहुंच जाता हूँ और मैं किसी और ख्याल में होता, मुझे याद नहीं होता मैं किस किस रोड से घर आ रहा हूं। दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, अच्छा, इस पे अब दिमाग इस्तेमाल पे बात करें तो एक होता है डिजिटल एमनीजिया। डिजिटल एमनीजिया क्या है? ये एक फिनोमिना है। एमनीजिया का मतलब होता है भूल जाना। ठीक है, चीज़ों को याद ना रख पाना। डिजिटल एमनीजिया क्या है कि जब से हमारे सेल फोन्स आए ना तो हमें चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही और हमारे ब्रेन को पता है कि ये तो डिमेंशिया भी है ना, ये बीमारी भी है डिमेंशिया। डिमेंशिया इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, ये एक फिनोमिना है कि हम फोन पे डिपेंड कर रहे हैं ना, इसलिए हम याद नहीं रख रहे। हमारे ब्रेन को पता है, जैसे फोन नंबर्स, जैसे एड्रेसेस, जैसे किसी की बर्थडेज, जैसे कोई स्पेशल इवेंट। जब ये सब कुछ नहीं था, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, तो हम लोग फोन नंबर्स भी याद रखते थे, बर्थडेज भी याद रहती थी, अब कुछ याद नहीं। क्योंकि और सिंपल मैथ्स भी याद रहता था। बिल्कुल, कैलकुलेट करना पड़ता है। बिल्कुल, यही तो, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी ज्यादा हो गई है। हमारे ब्रेन को पता है ये काम ये इस चीज से ले लेगा तो जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दिस इज डिजिटल एमनीजिया। अच्छा, अब इसकी बात करें तो एक बात ये भी कर लें, आपने जिस तरह कहा कि जब कभी कभी लगता है कि जो कुछ किया है और वो किया नहीं होता और फिर लगता है कि नहीं ये क्या मेमोरी में से क्यों आ रहा है, तो दैट इज डीजा वू।
ठीक है, डीजा वू। या आपने सुना? डीजा वू, ठीक है, एक टाइम था कि बड़ा ये पॉपुलर हुआ था टर्म कि आपको प्रेजेंट में ऐसा महसूस होता है कि ये चीज पास्ट में आपने की है कभी, हाँ जी, लेकिन आपने की नहीं होती, वो नहीं की होती। अच्छा। ठीक है, नहीं की होती, दैट इज अ ब्रेन ट्रिक। ठीक है, होता क्या फॉल्स मेमोरी एंड अ फॉल्स मेमोरी। फॉल्स मेमोरी भी है थोड़ी सी क्लोजली रिलेटेड, लेकिन बताती हूँ कैसे। अच्छा, डीजा वू क्या होता है? डीजा वू ये होता है कि आपने ये पहले एक्सपीरियंस नहीं किया, आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ब्रेन कंफ्यूज है कि ये पहले हुआ था। ठीक है, एक किसी पुरानी मेमोरी को आपके अभी प्रेजेंट के एक्सपीरियंस के साथ ओवरलैप करके आपको कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, दैट इज डीजा वू। और इसको अगर और अच्छे तरीके से समझाऊं, ये फीलिंग्स में भी हो सकता है कि पहले ही आपको फीलिंग आई और बाद में फिर दोबारा आई, उसी तरह की सेम फीलिंग, या आप कंफ्यूज कर रहे हैं, आपको पहले नहीं थी, आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन आपको ये इल्यूजन सी आ रही है कि यार ये हो चुका है, ये रेपिटिशन है, मैं इससे गुजर चुका हूँ, मुझे पता है कि ऐसा कुछ हुआ था, मैं इस जगह पे इसी पहले तरह भी हम बैठी थी। 3-4 लोग बैठे हुए थे, सेम ऐसे ही कपड़े थे, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी हालांकि बात ऐसा की कुछ थी। नहीं होता, ऐसे ही। हालांकि हवा ऐसा कुछ नहीं चलती होता। है तो वो नॉस्टैल्जिया सा होता है। हाँ, तो इसको समझाने के लिए मैं अक्सर ऐसे कहती हूँ कि ऐसा है कि जैसे ना ब्रेन में शॉर्ट सर्किट हो गया, जब दो वायर्स मिलती है तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना, तो उसी तरह जब दो मेमोरीज, पास्ट की कोई एक मेमोरी और अभी प्रेजेंट का जो सिचुएशन चल रही है, जब वो शॉर्ट सर्किट करते हैं तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। हल क्या है इसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बीमारी तो नहीं है, आपको ऐसे थोड़ी देर के लिए फील होता है, लेकिन यू इसे नो enjoy इट्स करना नॉट चाहिए। ट्रू। हाँ तो अच्छा, जहाँ तक फॉल्स मेमोरी की आप बात करी थी, तो फॉल्स मेमोरी का ये होता है कि ना ब्रेन आपके ऊपर ट्रिक्स खेलता है, आपको ऐसा लगता है कि जी ये मेरे इस एक्सपीरियंस का पार्ट है, हालांकि वो नहीं होते। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप कोई देखिए, कभी लोग ना स्टोरी सुनाते हुए एकदम कह रहे होते हैं, मैं वहाँ गया, मेरी ग्रीन कलर की बाइक थी, तो फिर मैंने उस पे ऐसे हॉर्न बजाया, फिर मैंने पूरी स्टोरी सुनाते हैं, हालांकि उसमें से बहुत सारी चीजें नहीं हुई। Exactly, सही बात है। और उसके साथ ही कोई बैठा होगा तो कहेगा नहीं यार, मैं इसका बचपन का दोस्त, मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये अपने पास से, ठीक है, ऐड इन करा। और फिर बाजू का ऐसा होता है कि वो इतनी दफा उस स्टोरी को रिपीट करते हैं ना कि वो समझते हैं यही सच है। एग्जैक्टली ऐसा होता है ना, ऐसा और होता है। स्टोरी को इस तरह से बना के सुना रहे होते हैं ना कि ऐसा लगता है कि ये सही कह रहा है, मतलब ये ऐसे ही सीक्वेंस कहते हैं ना, और वो हमारी ब्रेन मेड स्टोरी एक। हाँ, वो ट्रिक्स है हमारे ब्रेन के बहुत ट्रिक्स। दफा ऐसा होता है कि आप कहते हो कि मैंने डोर बंद किया था, ठीक है, अब मैंने लॉक किया था, लेकिन वो आपने लॉक नहीं किया होता, लेकिन आपको कोई फॉल्स मेमोरी आ रही होती है कि मैं गया, मैंने लॉक किया हुआ। ऐसा मेरे साथ क्योंकि आप अक्सर लॉक करते हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी में किया था, नहीं किया था, अच्छा देख लूं, दोबारा देख लूं, फिर वो ना एक शख्स आ जाता है, वहम सा हो जाता है कि अच्छा देख ही लूं तो अच्छा है, पता नहीं किया था कि नहीं किया था। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं इसकी मेमोरी की, तो एक मज़े की बात ये भी है कि कलर्स जो है ना, कलर्स बहुत अच्छा आपकी मेमोरी को जो है स्टोर करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि दे वर्क एज अ लेबल। जैसे अगर आपको बचपन की कोई बात याद हो, तो मेरा पहला स्कूल बैग रेड कलर का था, मेरी पहली साइकिल जो है वो ब्लू कलर की थी, मेरा फेवरेट ड्रेस पिंक कलर का था, तो इस कलर्स से ना बहुत सारी मेमोरीज आप याद रखते हो। फिर हमने उस दिन बात की थी स्लीप की भी। अच्छा, स्लीप से भी आपको हैरत होगी ये जान के कि आपको स्लीप से भी बहुत अच्छी तरह से आप रिटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 20 सेकंड्स हैं, कंक्लूडिंग लाइन अपने इस टॉपिक। कंक्लूडिंग लाइन आपको ये बता दें कि किन किन चीज़ों से आपकी मेमोरी अच्छी हो सकती है। तो आपकी मेमोरी जो है फ्लेवोनॉइड से अच्छी हो सकती है, जो कि डार्क चॉकलेट में होते हैं, बेरीज से हो सकती है, वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और वॉलनट से हो सकती है, आलमंड से हो सकती है। वेरी गुड मैम, बहुत ज़बरदस्त रिसर्च आप लेके आई अपनी मेमोरी को बेहतर करने के लिए। तो सबसे बेहतर चीज़ जो मुझे लगी, जिसमें आसान है, खाने पीने से भी बेहतर है, वो ये है कि आप मोबाइल पर ज़्यादा ना ध्यान दें, आप अपनी दिमाग पर ध्यान दें और ख़ुद सोचें, खुद चीज़ों को लिखें, खुद याद रखें। और अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। गुजरते दिन के साथ नई नई इजादात और टेक्नोलॉजी सामने आ रही है, जिससे ज़िंदगी आसान से आसान तर होती जा रही है, मगर इस आसानी के साथ साथ नुकसानात भी सामने आ रहे हैं जी। आजकल पाकिस्तान में स्क्रीन एडिक्शन एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। बच्चे हों, नौजवान हों, बड़े हों, अक्सर लोग स्क्रीन पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारते नज़र आते हैं। इससे ना सिर्फ जहनी सेहत मुतासर होती है, बल्कि नाकिस मेयार ज़िंदगी, नुकसानदेह ग़ज़ाई आदात, जिस्मानी अफ़ाल पर भी मनफी असरात मुरतब होते हैं। तो ये स्क्रीन एडिक्शन से कैसे जान छुड़ाई जाए, इस हवाले से आज हम बात करें। हम बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट करते हैं कि स्क्रीन टाइम नहीं आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना, 2 घंटे यूज़ करो, आईपैड और टीवी भी आपने 1-2 घंटा देखना है, ज़्यादा देर नहीं, लेकिन हम खुद उस चीज़ से बिल्कुल दूर नहीं हैं। वैसे जब तक हमारे गेस्ट नसीम शाह साहिबा हमें ज्वाइन करती हैं, सरबत नसीम शाह साहिबा, तब तक हम अपने नाज़रीन के साथ अपनी एक्सपर्टीज़ थोड़ी बहुत शेयर कर देते हैं। और वो यही कि कुछ जो रिसर्चर्स जिनकी रिसर्च का पढ़ने का जो है इत्तेफाक हुआ, या कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स जिनकी राय सुनने का इत्तेफाक हुआ स्क्रीन टाइम को लेकर, वो बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। वो ये बात करते हैं कि जी स्क्रीन टाइम को आप जितना लिमिटेड रखेंगे, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए स्पेशली उतना ही जो है वो बेहतर होता है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि अनकॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली
सबकॉन्शियसली आप कितनी ऐसी इन्फॉर्मेशन परसीव करते जा रहे हैं जो आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। हमारे गेस्ट ने हमें ज्वाइन कर लिया जी। सरवत नसीम शाह साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कहिएगा, स्क्रीन एडिक्शन कितनी खतरनाक हो सकती है और इससे कैसे बचा जा सकता है? जी देखिए, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपके नाज़रीन को बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। अच्छा, मैं आपको स्क्रीन के एडिक्शन से पहले का ये भी पॉइंट ऑफ व्यू बता दूं कि देखें, स्क्रीन और टेक्नोलॉजी से अब फरार मुमकिन नहीं है। तो जैसे कि आज हम इस वक्त कनेक्टेड हैं और बहुत सारी बातें कर सकते हैं फासले के बावजूद, आई थिंक टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो हम इससे ये नहीं हो सकता कि टेक्नोलॉजी को अपनी लाइफ से माइनस कर दें। अब ज़रूरत इस अमर की है कि हमें टेक्नोलॉजी को कॉन्कर करना है। तो इस हवाले से हमें ये समझना है कि एडिक्शन के लेवल तक जो चीज़ें जा रही हैं, यानी कि पहले हम सुनते थे कि ड्रग एडिक्शन या सब्सटेंस एडिक्शन लोगों को हो जाती थी। इसके अलावा एडिक्शन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन अब ये एक रिसर्च बात है और ये क्लिनिकली प्रूवन है कि जो टेक्नोलॉजी की एडिक्शन होती है, जो फ़ोन या स्क्रीन की एडिक्शन होती है, वो भी आपके ब्रेन के उन सेंटर्स को अफेक्ट करती है जो कि ड्रग्स या सब्सटेंस से, अगर आप कोई इंसान हेरोइन या किसी किस्म के ड्रग अब्यूज करता है, उसके जो ब्रेन सेंटर्स अफेक्ट होते हैं वही इस एडिक्शन की वजह से भी होते हैं। इसका थोड़ा सा और मैं बताना चाहूँगी लोगों को कि आमतौर पे लोग इतनी हम आम और सादा बात कर देते हैं कि लोग शायद उसके टेक्निकल एस्पेक्ट को समझ नहीं पाते कि जो एक हमारा जो ब्रेन के अंदर न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, हमारे ब्रेन में जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हमें सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है तो डोपामीन प्रोड्यूस होता है। तो क्या होता है, जब हम डोपामीन इतना ज्यादा प्रोड्यूस होने लगे, किसी भी एक्टिविटी को हम इतना ज्यादा डोपामीन हाइक देने लगे अपने ब्रेन को, वो हमारी एडिक्शन बन जाती है और फिर हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारी हर चीज को उस चीज की तलब होने लगती है और हमें चाहिए होता है वो हर थोड़ी देर के बाद और हम उससे दूर नहीं रह पाते। तो ये है एडिक्शन का बेसिक क्राइटेरिया जिससे कि हम समझ सकते हैं कि कोई भी चीज हमारी एडिक्शन बन गई है। जिस्मानी सेहत पर भी आपने कहा कि असरात मुरतब होते हैं इसके बहुत ज़्यादा, और इससे आपकी एंजाइटी भी जो है ना, हमारे साथ अक्सर मौजूद रहे हैं नफ्सियाती जो हैं एक्सपर्ट्स, उन्होंने कहा है कि इससे आपको एंजाइटी की इश्यूज़ भी सामने आते हैं। तो इससे हम निजात कैसे पा सकते हैं? क्या कोई ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो हम इसको आहिस्ता आहिस्ता कम कर सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए आपने देखा होगा लोगों को सिगरेट की एडिक्शन होती है और कई लोग उस पर काबू पा लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं। इसी तरह बहुत से लोग होते हैं जिनको चाय की एडिक्शन होती है और वो उसको छोड़ देते हैं। तो जिस तरह बाकी एडिक्शंस को छोड़ा जा सकता है, तो इंसान का जहन जो है, इंसान का ब्रेन जो है, वो हर चीज़ से ऊपर है, हर एडिक्शन से ज़्यादा ताकतवर है और इसके कुछ तरीके होते हैं। ज़ाहिर है कुछ प्रोसेस, एक दिन में ही एडिक्शंस नहीं छूटती, इनके लिए डिटॉक्स चाहिए होता है। तो हमें अपने सबसे पहले इरादा बनाना होता है कि हमें इस चीज़ को छोड़ना है, इसकी एडिक्शन के लेवल से हमें हट जाना। तो सबसे पहले तो ये इरादा बनाना। जब स्क्रीन एडिक्शन हम खासतौर से, क्योंकि इस वक्त फैमिलीज और बच्चों के हवाले से बात कर रहे हैं, तो जो इसमें सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि सबसे पहले फैमिली मीटिंग करें और बच्चों को ये चीज़ बताएं कि एडिक्शन उनको किस तरह इफेक्ट कर रही है, और एक जो रूल्स है ना वो पूरी फैमिली मिलके बनाए और बच्चे उसमें इंक्लूडेड हों। तो जो चीज़ विल पावर के साथ हम शुरू करते हैं उस चीज़ का हमेशा इफेक्ट ज्यादा आता है। इसके अलावा दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट किसी भी एडिक्शन को ओवरकम करने का होता है, और स्क्रीन एडिक्शन के लिए भी वो ट्रू है, वो ये है कि आपको ऑल्टरनेट एक्टिविटी जरूर देनी है। जब हम ये कहते हैं कि कोई भी किसी से भी कहते हैं कि आप ये चीज छोड़ दें, तो वो छोड़ने के बाद जो वॉइड आता है, यानी वो टाइम या वो जो एक्टिविटी करता था, उस टाइम को फिल करने के लिए हमें एक दूसरी एक्टिविटी, पॉजिटिव और हेल्दी एक्टिविटी इनपुट करनी होती है। जैसे कि अगर आप ड्रग एडिक्शन से किसी को हटाते हैं तो आप उसको एक्सरसाइज पे लगा देते, तो वो ओवर एक्सरसाइज करता है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता है, उससे उसकी एक तो उसका टाइम फिल हो जाता है, और दूसरा ये होता है कि उसको उसकी बॉडी से डिटॉक्स हो जाते हैं वो सारे सब्सटेंस। तो इसी तरह जैसे हमारे बच्चों के टाइम में ये भी बताइएगा, टाइम इज फिल्ड विद स्क्रीन, तो वो स्क्रीन का टाइम को हटाने के लिए आपको कोई और हेल्दी एक्टिविटी उनको देनी होगी ताकि वो उसका अब जैसे आजकल हम देखते हैं कि जी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो खाना नहीं खाते जब तक उनके सामने टैब या फ़ोन ना पड़ा हो, सोते नहीं है, या बहुत ज़िद करते हैं, फिर उनको फ़ोन पकड़ा दे वो चुप कर जाते हैं। तो ये बताइएगा कि ये ठीक है? अगर अब तो मजबूरी बन गया, अगर मजबूरी है तो ये बताइएगा कि एक हेल्दी टाइम क्या होना चाहिए स्क्रीन? जी देखिए कि ना ये ठीक है और ना ये मजबूरी है। देखिए बच्चे, एक एडिक्शन होती है जो इंसान खुद अपने चूज करता है, लेकिन ये तो इंड्यूस्ड एडिक्शन है ना। 1 साल का बच्चा या 6 महीने का बच्चा खाने के टाइम खुद अपने सामने फोन नहीं रख सकता,
ये हम एडल्ट्स कर रहे हैं अपनी आसानी के लिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलार्मिंग बात यह है कि जो आपने टाइम का पूछा कि 1 ईयर 0 to 1.5 ईयर यानी 1.5 साल की उम्र तक स्क्रीन दिखाने का कोई जवाब नहीं है। आप उस टाइम पे बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है, मोबाइल अलार्मिंग बात है। हम तो 2 माह के बच्चे को मोबाइल थमा देते हैं खाना खिलाने के लिए और उसको मुख्तलिफ पोइम्स हैं वो लगा देते हैं और उसके बाद वो इस चीज़ का खुद एडिक्टेड हो जाता है। बहुत शुक्रिया जी, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और एक बहुत अहम टॉपिक था जी बिल्कुल। और आज के प्रोग्राम से मुझे शहरबानो को इजाज़त दीजिए। कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।